Good afternoon, guys. Very good afternoon to all of you. So, how are you? कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो आकांक्षा, गुड आफ्टरनून. मंजू, गुड आफ्टरनून. है ना? तो सेशन में जुड़ जाइए सभी लोग और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सके. एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो एग्ज़ाम का जो प्लानिंग है वो आप यहाँ अभी कर सकते हैं. ठीक है, अभी आपके अच्छा खासा टाइम है, तो जस्ट गेट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, ऑल राइट, फाइन. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीक के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो आप जाके चैनल पे देख लो कि कौन कौन सी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. जैसे हर बार एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में, तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस आज हम करने वाले हैं. गुड आफ्टरनून अजीत, गुड आफ्टरनून. चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहले कि स्पीड क्या है and the relation between speed, time and distance, and then we will talk about the concept of relative speed and many more things. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलो, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग यहाँ पे सेशन में जुड़ चुके हैं, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए. Now, what is speed? स्पीड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, जैसे हम डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज करते हैं कि इतने की स्पीड से मैं गया या इतनी की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है एक सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर. दैट इज कॉल्ड द स्पीड. यानी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम. यानी कि एक घंटे में जितनी दूरी तय करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और उसको एक घंटे का समय लगता है. 1 आवर उसको टाइम लगता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, और द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट इज 40 किलोमीटर. ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 40 किलोमीटर. देन वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर हमारा यहाँ पे स्पीड होना चाहिए. कोई दिक्कत परेशानी? अगर एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज 50 मीटर्स. ठीक है, सी से डी जाने में किसी पर्सन को अगर 1 सेकंड का समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है, देन द स्पीड विल बी 50 मीटर पर सेकेंड. यानी कि इससे हम लोग क्या समझे? इससे ये समझे कि टाइम को हमको क्या लेना है, यूनिट टाइम लेना है. यानी कि 1 सेकेंड या 1 आवर या 1 मिनट, इस तरह से. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया यूनिट टाइम ऑफ इंटरवल. राइट. कंपाउंड इंटरेस्ट हम करेंगे, इसी वीक करेंगे, तो आप जाके वहां पे देख लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से दिन पे होना है हमारा. राइट. सो दिस विल बी 50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड. नाउ स्पीड समझ में आ गया. तो स्पीड कैन बी इन आइदर इन किलोमीटर पर आवर और इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यूजुअली हम अपनी जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में ही मेजर करते हैं. वैसे और भी हमारे पास यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, बट नॉर्मली वी यूज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं कन्वर्जेंस, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम वन यूनिट टू अदर. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, हमको मीटर पर सेकेंड में स्पीड चाहिए,
लेकिन हमको गिवन है इन किलोमीटर पर आवर, सो वी हैव टू कन्वर्ट अवर स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट स्पीड विद 5/18। तो इस चीज को याद रखो, कभी भी अगर मुझे अपनी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दैट स्पीड विद 5/18। जैसे कि 72 किलोमीटर पर आवर, मुझे इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, वी हैव टू चेंज इट इन मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली, if we have to change our speed from meter per second to kilometer per hour, we have to just multiply that speed with 18/5। इस फ्रैक्शन को आपको क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। तो दिस विल बी, जैसे फॉर एग्जांपल 25 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, you have to change it in kilometer per hour. Multiply this with 18/5. This will be 90 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी यूनिट का अगर कन्वर्जन करना है, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद आइदर 5/18 और 18/5। ये चीज आपको याद रखनी, राइट। चलो, तो फिर मुझे बताओ जरा, इफ द स्पीड इज 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी इन मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड क्या होगा फिर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या स्पीड होगा, थर्टी मीटर पर सेकेंड। ओके, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 5/18। अभी मैंने बताया आपको, आपको 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। चलो, तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में आपको बात समझ में आ गई। नाउ आगे हम बात करेंगे, व्हेन अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ ब्रिज, यानी कि जब एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है तब क्या होता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ट्रेन दिख रही है और इस ब्रिज को ये क्रॉस कर रहा है। जब भी ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करता है तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है, दैट विल बी दी लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। यानी कि हमको क्या करना है, दोनों की लेंथ को प्लस कर देना है। जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ द ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जैसे कि ट्रेन क्या कर रहा है, इस ब्रिज के ऊपर से जा रहा है। व्हेन दिस ट्रेन इज पासिंग फ्रॉम द ब्रिज, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर करेगी उस ब्रिज को पूरी तरह से क्रॉस करने के लिए, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ दी लेंथ, यानी कि दोनों की लेंथ के सम के बराबर होगा। जैसे कि मान लो भाई ये एक ब्रिज है, इसके ऊपर से ये ट्रेन जा रही है। जैसे ही ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी तो ट्रेन का जो आगे का जो इंजन वाला पार्ट है वो तो ब्रिज से बाहर चला जाएगा, लेकिन अभी भी पीछे जो पिछला पार्ट है अभी भी ब्रिज के ऊपर ही। इसका मतलब इसको अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस और चलना पड़ेगा जिससे पूरी तरह से उस ब्रिज से बाहर आ जाए। यानी कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन
टू कंप्लीटली क्रॉस दैट ब्रिज विल बी सम ऑफ बोथ द लेंथ, यानी कि ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ के सम के बराबर। तो जब भी हम ब्रिज और ट्रेन वाले क्वेश्चंस करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम दोनों की लेंथ को प्लस करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, कोई इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है, जैसे कि मान लो ये एक ट्रेन है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है, या एक आदमी को यानी कि एक मैन को क्रॉस करती है, तो हमेशा वो खुद की लेंथ यानी कि ट्रेन की जो खुद की लेंथ है उसके बराबर डिस्टेंस इसको चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पोल है और ये जो मैन है, इनकी नेग्लिजिबल विड्थ है यानी कि नेग्लिजिबल चौड़ाई है, इसलिए इनको हम पॉइंट साइज बॉडी कंसीडर करते हैं। दीज आर पॉइंट साइज बॉडीज। ठीक है। इसलिए इनकी खुद की जो लंबाई और चौड़ाई है वो ना के बराबर है, यानी कि पॉइंट साइज है। दैट्स वाई व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल और अ मैन, देन ऑलवेज वी कंसीडर ओनली द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तब हम केवल ट्रेन की लेंथ को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ है व्हेन अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ ब्रिज। सेम चीज टनल के लिए भी होगी। अगर ट्रेन एक टनल के अंदर से जा रही है तो द टोटल लेंथ और द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस दैट टनल विल बी लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन एज वेल एज द टनल। दोनों की लंबाई के बराबर होगा। जहां भी कंसिडरेबल लेंथ होगी तो वहां पे हम ट्रेन की लेंथ में उसको ऐड जरूर करेंगे। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं हमारे। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो, एक कार के पीछे दूसरी कार जा रही है, यानी कि इस कार की जो स्पीड है इस कार के रेस्पेक्ट में, यानी कि रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है। रेस्पेक्ट का मतलब देखो, जैसे मान लो एक ये कार है और एक ये कार है। ठीक है। इस कार में बैठा हुआ जो पर्सन है, इस वाली कार को यानी कि इस कार में बैठे हुए पर्सन को और एक रोड किनारे बैठे हुए पर्सन को, ये बैठा हुआ है कहीं बाहर, तो ये कार के अंदर बैठा है। तो यानी कि अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड और इसके रेस्पेक्ट में इस पर्सन का स्पीड, दोनों का स्पीड अलग अलग होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि ये पर्सन जो बाहर बैठा हुआ है ये क्या है, रेस्ट पे। रेस्ट पे का मतलब इसका स्पीड 0 है। लेकिन ये जो सामने जो पर्सन है जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्पीड से चल रहा है दूसरे व्हीकल में, उसका स्पीड कुछ अलग है। इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन द स्पीड और वी कैन से द रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल बी डिफरेंट। इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। कभी आपने देखा है ट्रेन से आप जा रहे हो, ट्रेन के बगल से एक दूसरी ट्रेन अगर आपके पैरेलल ट्रैक पे चलती है तो सामने बैठा हुआ पर्सन, चाहे आपकी ट्रेन कितनी भी तेज चल रही हो, सामने बैठा हुआ जो पर्सन है वो आपको आसानी से दिख जाता है। ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत तेजी से चला गया। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि वो सामने वाली जो ट्रेन है वो भी आपके पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, इसलिए जो उसका रिलेटिव स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू यू दैट इज लेस, वो कम है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, ये एक ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरी ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों की स्पीड मान लो 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर दोनों की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप दोनों ट्रेनों को जाते हुए देखोगे, कहीं बाहर आप खड़े हो, ट्रेन से बाहर कहीं खड़े हो और दोनों ट्रेनों को जाते हुए देख रहे हो, तो आप देख पाओगे कि दोनों ट्रेनें बहुत तेजी से चली गई। लेकिन सिमिलरली अगर आप किसी दोनों में से एक ट्रेन में जाके बैठ जाते हो तो आप देखोगे कि भाई दोनों ट्रेनें आपस में अगर पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं
तो आमने सामने के जो पैसेंजर्स हैं आप इजीली उनको देख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, यानी कि दोनों ट्रेन की स्पीड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, जीरो है, एकदम जीरो, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड of any body in same direction सेम डायरेक्शन की मैं बात करूं तो जो रिलेटिव स्पीड है दैट विल बी स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों की स्पीड के बीच का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जस्ट वी हैव टू सबट्रैक्ट, यानी कि उनके बीच का हमको डिफरेंस निकाल लेना है। जब भी हमको रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस हम यहाँ पे ले लेंगे। सिमिलरली ये तो हो गया इन सेम डायरेक्शन। व्हाट अबाउट अपोजिट डायरेक्शन? अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट, एक इधर जा रहा है एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, then what will be the relative speed? then the speed will be s1 plus s2, दोनों को हम प्लस कर देंगे। कभी ऑब्जर्व किया होगा आप, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो और एक दूसरा व्हीकल है जो कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बहुत तेजी से आपके बगल से निकल के चला जाता है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, तब प्लस हो जाती है। अगर सेम व्हीकल आपके ही डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी स्पीड कंपेरेटिवली अब लेस होगी एज कंपेयर टू बिफोर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो दोनों की स्पीड को हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन वी विल माइनस, और वी कैन से वी विल टेक द डिफरेंस, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन वी विल टेक द एडिशन। क्लियर हो गई बात? क्रिस्टल क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन आ गया, एक चीज और मुझे बतानी है, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी आपको पता होनी चाहिए क्या है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि ए से डी पॉइंट तक ट्रेवल करता है। जब वो ए से डी तक ट्रेवल कर रहा है तो उसके रास्ते में दो पॉइंट्स पड़े, एक पॉइंट बी एक पॉइंट सी। तो क्या करता है, वो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, और सी से डी तक का जो डिस्टेंस वो अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। हमको बताना है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, उसकी जो एवरेज जो जर्नी है वो क्या है। मान लेते हैं जो डिस्टेंस है दिस इज d1, दिस इज d2, दिस इज d3, और जो ए से बी तक इसने टाइम लिया है दिस इज t1, दिस इज t2 एंड दिस इज t3। ठीक है, ये अलग अलग हमको यहाँ पे टाइम दे रखा है और ये हमें अलग अलग डिस्टेंस भी दे रखा है। अगर मुझे बताना है इसका एवरेज स्पीड विल बी व्हाट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम,
यानी कि जितना भी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है थ्रू आउट द जर्नी उसका सम, और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, जितना भी इसने टाइम लिया है ए से लेके डी तक। दिस इज द एवरेज। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो ए से लेके बी, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि एक पर्सन है तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, फ्रॉम ए टू बी, और फिर बी से ए आता है। जैसे कि ए से बी इसने एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस चला है, और फिर ये वापस आता है, रिटर्न करता है बी से ए एट वाई किलोमीटर पर आवर, इतने की स्पीड से वापस आ रहा है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंसेस आर इक्वल, जब डिस्टेंसेस इक्वल हैं और हमको स्पीड दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। यूजुअली हम लोग जो स्टूडेंट से क्या कर देते हैं, दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत फॉर्मूला है, गलत ही अप्रोच है। ठीक है, हमको दोनों की स्पीड को प्लस करके 2 से डिवाइड करके इसका एवरेज ऐसे नहीं निकालेंगे। इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। राइट, टू, हाँ यू वी अगर लेंगे दिस विल बी 2 UV अपॉन यू प्लस वी, राइट। ठीक है, तो दिस विल बी द फॉर्मूला। आप इसको याद रखो क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। तो कभी भी स्पीड को प्लस करके उसका एवरेज नहीं निकालेंगे। ठीक है, वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। चलिए, देखो लेक्चर में जो मैं आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ ना, दैट इज सफिशिएंट, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उतने तो आपको करने ही है, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी आप खूब सारे क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। इससे क्या होगा, जितने भी आप क्वेश्चन और करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसको लेके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं उसको इजीली कर लूँगा। चलो, तो ये तो था आपका स्पीड एंड टाइम में एवरेज स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ट्रेन्स एंड द कन्वर्जेंस। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो दैट विल बी, तब आपको और इजीली समझ में आएगा चीज़ें। चलो, एक ये पहला सवाल है, इसको जरा फटाफट से आप लोग पढ़ लो। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, जिससे जितना दिमाग आप खुद लगाओगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चलो, इस क्वेश्चन को करिए। तो याद रखना, जब भी सेम डायरेक्शन में कोई भी दो बॉडी होंगी तब उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा तब हम वहाँ पे माइनस करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब हम वहाँ पे प्लस करेंगे।
ऑप्शन नंबर बी, ओके ऑल राइट, बी यानी कि 33.33। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या कह रहा है? कह रहा देर आर टू पर्सन ए एंड बी विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, एंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 1000 मीटर। यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से, जिसकी जो सरकमफेरेंस है, और हम कहें कि इसका जो सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ है दैट इज 1000 मीटर्स। तो कह रहा है ए और बी दो पर्सन है जिसकी स्पीड 20 और 10 किलोमीटर पर आवर है। When will they meet for the first time anywhere on the track if they are running in opposite direction? यानी कि अगर ये इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ अगर भागेंगे तो सबसे पहले ट्रैक पे कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, इनको 1000 मीटर का डिस्टेंस चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट से अगर ये दोबारा कहीं पे मिलेंगे तो दोनों को कुल मिला के 1000 मीटर का डिस्टेंस चलना पड़ेगा इस सर्कुलर ट्रैक के डिस्टेंस के बराबर, जिससे ये कहीं फिर मिल पाए। तो डिस्टेंस विल बी दिस एंड द स्पीड, जिसको हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड। अब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर भाग रहे हैं तो स्पीड विल बी प्लस, यानी कि दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस। Whenever two bodies will move in opposite direction, then their relative speed will always plus. उनकी स्पीड हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो द टाइम विल बी द टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम, टोटल स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू नो दैट। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दिस विल बी 33.33 सेकेंड्स, 33.33 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत समस्या इसमें? बहुत ही आसान सा सवाल था, बेस्ड ऑन दी रिलेटिव स्पीड। क्रिस्टल क्लियर है? ओके, चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चनों में। चलो क्या कह रहा है एक बार देख लो। अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 अर्थ, यानी कि एक आदमी किसी सर्टेन प्लेस पे 30 घंटे में पहुंच जाता है। इफ ही रिड्यूसेस स्पीड बाय 1/15, यानी कि अगर अपनी स्पीड को 1/15 से वो कम कर ले, ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, यानी कि वो क्या करता है? केवल 10 किलोमीटर कम अब चल पाएगा उतने समय में। कितने समय में? 30 घंटे में। 30 घंटे में अब वो 10 किलोमीटर कम चल पाएगा। वी हैव टू फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ दैट पर्सन। एनीवन? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी इक्वेशन कैसे बनेगा। मेन चीज़ है कि क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करा जाए और क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो कैसे बनाई जाए। ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर टू, ओके, टू भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। देखो सवाल ये है कि अगर कोई आदमी
किसी डिस्टेंस को 30 घंटे में चल पाता है, ये तो आपको पता है। अब ये कह रहा है इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाई 1/15, अगर अपनी स्पीड को 1/15 से कम कर ले तो अब वो 10 किलोमीटर कम चल पाएगा डिस्टेंस उतने समय में, यानी कि 30 घंटे के समय। तो यानी कि देखो डिस्टेंस जो इनिशियली चल रहा था और जो डिस्टेंस अब फाइनली अब चल रहा है उसके बीच में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस। ये तो बात समझ में आती है ना। पहले वो 10 किलोमीटर ज़्यादा चल पा रहा था, अब वो 10 किलोमीटर कम चल पाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द स्पीड इनटू टाइम। हमसे ये कह रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो 1/15 से कम हो जाएगी। भाई मान लो उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी है, 15 थी, या मान लो 15x मान लो। उसकी जो नई स्पीड है दैट विल बी 1/15 लेस। अगर 15 में से 1/15 लेस करोगे तो 15 का 1/15 क्या होगा, x होगा, यानी दिस विल बी 14x। यहाँ पे मैंने स्पीड को 15x क्यों माना है, जिससे 1/15 में उसको आसानी से निकाल सकूं। एक ऐसी वैल्यू को एज्यूम करो जिसका 1/15 आसानी से निकाला जा सके। दिस विल बी 15x। दिस इज इनिशियल स्पीड एंड दिस इज फाइनल स्पीड। आप देखो ध्यान से, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 15x, टाइम इज 30 years, minus here the speed is 14x and the time is again 30. Now you have to calculate the initial speed. Initial speed का मतलब 15x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले आप x का वैल्यू कैलकुलेट करो, 30 यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर आएगा 15x माइनस 14x एंड दिस विल बी 1/3। x का वैल्यू 1/3 आ गया, तो 15x का वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मेन चीज़ है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन समझ में आ गई किस तरह से हमको इन चीज़ों का यूज़ करना है और इक्वेशन बनाना। क्रिस्टल क्लियर हो गया सभी को? तो यहाँ पे लिख दो भाई क्रिस्टल क्लियर है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही आसान सवाल है। अभी जो मैंने आपको पीछे एवरेज स्पीड के बारे में बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था, उसका ही यहाँ पे आपको यूज़ करना है। We have to calculate the average speed of Rashid if he is traveling from A point to B and returns from A to B, B to A। ठीक है, तो 20 और 30 की इसकी स्पीड है। वी हैव टू फाइंड दी एवरेज स्पीड। कैलकुलेट इट। ऑल राइट, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। जस्ट यू हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला। आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट तक आता है, यानी कि फिर रिटर्न करता है। हेयर द डिस्टेंसेस विल बी इक्वल। ए से बी जाएगा और बी से ए आएगा, तो डिस्टेंस दोनों बार में तो बराबर है ना। यानी कि एवरेज स्पीड
विल बी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, यानी कि दिस विल बी 40 इंटू 30 बाई 50, इट इज 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड यहाँ पे बनेगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है तो एक बार पढ़ लो। एनीवन आया किसी का आंसर तो मुझे यहाँ पे बताना। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अरुण टेक 2 आवर्स मोर देन सुमित, यानी कि 2 घंटे ज़्यादा का समय ले रहा है। इफ अरुण डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सुमित, यानी कि अगर अरुण अपनी स्पीड को डबल कर देगा, 2 टाइम्स कर देगा, ही वुड टेक 1 आवर लेस, तब वो 1 घंटा कम लेगा। बहुत ही अच्छा सवाल। फाइनली पूछ क्या रहा है, अरुण स्पीड, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अरुण। एनीवन, अब जरा ध्यान से सारा फोकस अपना स्क्रीन पे रखो। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अरुण टेक्स 2 आवर मोर देन सुमित, अरुण को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू सुमित। ये सुमित है, ये अरुण है। अगर सुमित को टी टाइम लग रहा है तो अरुण को 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि टी प्लस 2। कितना डिस्टेंस चलने के लिए, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने के लिए। अगर अरुण की स्पीड को मैं ए मान लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ अरुण बी ए, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, टी प्लस 2। ये पहली इक्वेशन मैंने बना ली। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ओके सी आ रहा है, अभी देखते हैं। पहला इक्वेशन तो ये हो गया, ए इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। नाउ आगे हमसे कह रहा है इफ अरुण डबल्स हिज स्पीड, यानी कि अगर अरुण अपनी स्पीड को डबल कर देगा, उसकी स्पीड को मैंने ए लिया था, अगर उसकी स्पीड 2 टाइम्स ऑफ ए यानी कि डबल हो जाएगी, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सुमित, तब वो सुमित से 1 घंटा कम लेगा। अब सेम डिस्टेंस चलने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, t-1, यानी कि सुमित से 1 घंटा कम, दैट इज t-1। तो सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। नाउ वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू कैलकुलेट द अरुण स्पीड, अरुण की स्पीड हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें, आपस में डिवाइड कर देंगे तो एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से ए एलिमिनेट हो गया, 30 एलिमिनेट हो गया, तो हमको क्या मिला 1/2 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा
t-1 अपॉन में बचेगा t+2। अब तो बस हमें कैलकुलेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी t+2, 2t-2, दिस विल बी t2+2, दिस विल बी 4। यानी कि 4 घंटे इसने अरुण ने लगाए, या अगर 4 घंटे का समय लगाएगा तो किसी भी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द स्पीड ऑफ अरुण। पहली जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी ना, पहली इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू 30/t+2, ये था। तो यहां से अगर आप टाइम की जगह 4 लगाओगे, 4+2, दिस विल बी 6। तो दिस विल बी 4, यानी कि टाइम कितना आ रहा है एक बार चेक कर लो, दिस विल बी 4, 4+2 यानी कि 6, दिस विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। फिर ये तो 5 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 3 कैसे आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 3 कैसे आ रहा है जरा मुझे बताओ। कैलकुलेशन करोगे, यू विल गेट ऑप्शन ए, यानी कि 5 किलोमीटर पर। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताएं। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जस्ट यू हैव टू सी दी इक्वेशन, आखिरकार कहां से हम स्टार्ट करें। डबल स्पीड का निकालना है, नहीं डबल स्पीड का नहीं निकालना है, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। इन कवरिंग अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर, अरुण टेक्स 2 hours मोर देन सुमित। इफ अरुण डबल हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन सुमित। अरुण स्पीड इन किलोमीटर पर इज, यानी कि अरुण की जो एक्चुअल जो स्पीड है वो निकालनी है। हमेशा क्वेश्चन में अगर इस तरह से पूछेगा, यानी कि हमसे ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है उसकी जो नई स्पीड है वो क्या है, तो हमको ओरिजिनल स्पीड ही पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़े, क्या कह रहे हैं। When the speed of a train is increased by 20%, it takes 20 minutes less to cover the same distance. What is the time taken to cover the same distance with the actual speed? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड से
सेम डिस्टेंस को कवर करना है तो कितना समय लगेगा, वी हैव टू फाइंड द टाइम। ऑप्शन नंबर 1, ओके ऑलराइट, और बताइए। चलो, कह रहे व्हेन द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि अगर स्पीड है जो ट्रेन की अगर 20% से बढ़ा दें, इट टेक्स 20 मिनट्स लेस, तब वो 20 मिनट कम समय लगाता है। देखो अगर स्पीड में मान लो उसकी स्पीड अगर 100 है, स्पीड अगर इंक्रीज हो गई 20% से इंक्रीज हो जाती है तो नई स्पीड हो जाएगी 120। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड? रेशियो ऑफ द स्पीड इज 5:6। ठीक है, 5:6। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो इसका रेसी यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, अगर स्पीड 5:6 है तो इसका जो टाइम का रेशियो दैट विल बी 6:5। अब ये कह रहा है कि ऐसा करने पे उसको 20 मिनट कम लगेंगे। अब देखो यहाँ पे टाइम अगर 6 लग रहा है, यहाँ पे इसको टाइम 5 लग रहा है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस है 1। यही 1 जो डिफरेंस है इसकी वजह से 20 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। 20 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे इसी वजह से आ रहा है, 6 से 5 है और ये क्या है 20 मिनट्स। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस? सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना यहाँ पे टाइम लगेगा? देखो अगर सेम डिस्टेंस की अगर बात कर रहा है तो भाई इसका जो टाइम कितना है 6 है ना, यानी कि 1 का मतलब 20 तो 6 का मतलब 6 का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट का समय लगेगा अगर उसको सेम डिस्टेंस चलना है, यानी कि 2 आवर्स। ठीक है, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है हमसे, एक बार इसको पढ़ लो। Shweta when increases her speed from 24 to 30 kilometer per hour, she takes 1 hour less than the usual time to cover a certain distance. What is the distance usually covered by Shweta? हमको ये बताना है कि उसकी जो यूजुअल जो डिस्टेंस जो कवर करती है वो क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस। करिए इसको, वैसा ही क्वेश्चन है, रेशियो मेथड से आप इसको इजीली कर सकते हैं। स्पीड 24 पर आवर से किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर जाती है। इसकी वजह से स्पीड को इंक्रीज करने की वजह से अब उसको 1 घंटा समय कम लगता है यूजुअल टाइम से। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस।
ऑप्शन नंबर ए 120 किलोमीटर। ठीक है भाई, और बताइए। 120। ऑप्शन नंबर वन। अब देखो 24 से इसकी स्पीड 30 हो गई है, तो वी कैन फाइंड दी रेशियो ऑफ द स्पीड। स्पीड का रेशियो क्या होगा? ये है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:4। अब ऐसा करने पे देखो टाइम पहले 5 लग रहा था, अब कितने से कम हो गया है? 5 से हो गया 4, यानी कि 1 का रिडक्शन हो गया है। जो 1 का रिडक्शन आया है, इसकी वजह से ही तो 1 घंटा कम लग रहा है। 1 का मतलब 1 आवर, 1 का मतलब जब 1 घंटा है तो 5 का मतलब 5 घंटा होगा, और 4 का मतलब 4 घंटा होगा। यानी कि यहाँ पे समय जो लग रहा है दैट इज 5 hours and 4 hours। ये तो हमको पता लग गया। देखो यहाँ पे स्पीड है इसका 24 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। चाहे यहाँ से क्वेश्चन बना लो, चाहे यहाँ से क्वेश्चन बना लो, आपको डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, या 30 स्पीड है तो टाइम कितना ले रहा है? 4 आवर्स। तब इसका डिस्टेंस आ जाएगा 120 किलोमीटर। और अगर 24 स्पीड लेते हो तो तब टाइम लगता है 5 घंटा, तब भी वही आएगा 120 किलोमीटर। बात एक ही है, यानी कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ने चला है। ठीक है। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। एंड देन वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, यानी कि दोनों जो ट्रेन हैं उनकी जो स्पीड है वो हमको कैलकुलेट करनी। स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। करो भाई, स्टार्ट करो। जो ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया आपको, उसी के ऊपर बेस्ड ये सवाल। टू ट्रेन्स, वन 130 मीटर एंड 110 मीटर लॉन्ग वाइल गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि दो ट्रेन है जिनकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 130 मीटर और 110 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू पास द कंप्लीटली। यानी कि जो फास्टर वाली जो ट्रेन है, जो तेज चल रही है जो ट्रेन, दूसरी वाली ट्रेन को 1 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीटली पास कर लेती है, पूरी तरह से क्रॉस कर लेती है। इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, दे क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली इन 3 सेकेंड्स। यानी कि एक दूसरे को 3 सेकेंड में पूरी तरह से क्रॉस कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। दोनों ट्रेन की हमको स्पीड बतानी। तो यहां से दो इक्वेशंस बनेंगी, जब दोनों सिमिलर डायरेक्शन में जा रही हैं और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। किया किसी ने कैलकुलेट? तो बताइए भाई। यू नो दैट व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तब हम स्पीड उनकी दोनों की क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी कि तब उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को प्लस करते हैं। चलो
अगर दो ट्रेन हैं, दोनों की लेंथ है कितनी, 130 मीटर और 110 मीटर। अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो मैंने बोला था दोनों की लेंथ क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। चाहे ब्रिज के ऊपर से पास हो रही हो, चाहे टनल के अंदर से पास हो रही हो, चाहे दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दोनों की जो डिस्टेंस है हमेशा प्लस हो जाती है। तो द टोटल डिस्टेंस विल बी 130 प्लस 110, यानी कि 240। दिस इज द डिस्टेंस दैट बोथ द ट्रेन हैव टू ट्रेवल टू क्रॉस ईच अदर। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। ओके, ये डिस्टेंस हो गया। फास्टर ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू पास इट कंप्लीटली। अगर यानी कि दो ट्रेन इस तरह से जा रही होंगी, कहाँ जा रही है, सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो स्पीड होगा दैट विल बी, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, दैट विल बी S1 माइनस S2। S1 स्पीड होगा फास्टर ट्रेन का, S2 स्पीड है स्लोअर ट्रेन का। तो यहाँ से इनको जो टाइम लग रहा है क्रॉस करने के लिए वो लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो देखो स्पीड विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाई द टाइम। एक इक्वेशन आया S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन आएगा जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में, दूसरी ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस। स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी 240, सेम डिस्टेंस। टाइम कितना लेगा इस बार, 3 सेकेंड, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो, यानी कि 80। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S1 एंड S2। इस इक्वेशन के नीचे इस इक्वेशन को रखते हैं, दिस विल बी S2 और S2 कैंसिल प्लस माइनस में, 2S1 इज इक्वल टू 84, S1 का वैल्यू क्या आएगा 42। स्पीड विल बी 42 किलोमीटर पर आवर, बिट 42 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो नन भी है। S1 अगर 42 है तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट दी S2। S2 विल बी S1 माइनस 4, यानी कि 42 माइनस 4, इट विल बी 38। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, इस तरह से आपको दो इक्वेशन बनानी है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। कोई दिक्कत समस्या? क्रिस्टल क्लियर है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, यानी कि जो ट्रेन्स हैं हमारी दो, उनकी लेंथ के बीच का रेशियो हमको फाइंड करना। कह रहा था रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन विच आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इज 4:5, यानी कि स्पीड का रेशियो हमको दे रखा है ट्रेन के। द ट्रेन हैविंग हायर स्पीड क्रॉस द सेकेंड ट्रेन इन 30 सेकेंड, यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम वाली ट्रेन की स्पीड को 30 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर लेता है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। एंड पोल इन 4 सेकेंड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक पोल को 4 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, हमको
उनकी लेंथ के बीच का रेशियो फाइंड करना। एक ट्रेन की लेंथ को L1 मान लो, दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ को L2 मान लो। वी हैव टू फाइंड L1 रेशियो L2। चलो, रेशियो ऑफ स्पीड हमको पता है 4:5 है। स्पीड के बीच का रेशियो कितना है? 4:5। अब फर्स्ट वाली ट्रेन की अगर मैं बात करूं, वो कर क्या रही है? द ट्रेन हैविंग हायर स्पीड क्रॉस द सेकेंड ट्रेन इन 30 सेकेंड्स। एक की स्पीड को 4x मान लो, दूसरे की स्पीड को अगर 5x मानते हो तो हायर स्पीड वाली ट्रेन लोअर स्पीड वाली ट्रेन को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। अब देखो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है देन व्हाट विल बी द रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड विल बी 5x माइनस 4x। ज्यादा वाली स्पीड में से छोटी वाली स्पीड को कम कर दो, माइनस कर दो, यू विल गेट x। यानी कि x इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या? दोनों की लेंथ का सम। क्योंकि दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दोनों की लेंथ के सम के बराबर ही डिस्टेंस चलेंगी। यानी कि L1 प्लस L2 डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी 30 सेकेंड्स। और जो हायर स्पीड वाली जो ट्रेन है, वो अगर इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती तो 4 सेकंड का समय लगता है। तो हायर स्पीड वाली को मैंने L1 माना है। अगर L1 है और उसकी जो स्पीड है वो 5x है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी 4 सेकेंड। अगर एक ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगी, तो मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, एक मैन हो गया, एक पॉइंट साइज बॉडी है। तो इसमें हमें उनकी जो लेंथ है उसको नेग्लिजेबल यानी कि नेग्लेक्ट कर देना है, उनकी लेंथ को कंसिडर नहीं करना है। तो यानी कि केवल और केवल जो फास्टर वाली ट्रेन है उसकी लेंथ ही आएगी, यानी कि L1 यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी और टाइम विल बी 4 एंड दिस विल बी 5x इज इक्वल टू L1/4। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। कैसे? दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूंगा, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करूंगा, x अपॉन 5x हो जाएगा और ये अपॉन ये, यानी कि दिस विल बी अपॉन L1/4। ऐसा करने से, डिवाइड करने से x वाला जो टर्म है एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से हम L1 और L2 का निकाल लेंगे क्या? रेशियो। दिस विल बी 1/5 इज इक्वल टू L1 प्लस L2/30 इंटू दिस विल बी 4/L1। ऐसा मैं लिख सकता हूँ उसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2 एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑफ L1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3L1 इज इक्वल टू 2L1 प्लस 2L2। L1 इधर आ जाएगा, दिस विल बी ओनली L1। तो L1 और L2 के बीच का रेशियो क्या होगा? 2:1। दिस विल बी 2:1। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। अब कौन सी लेंथ पहले कौन सी लेंथ बाद में, हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है। तो जहां भी 2 और 1 दिखे हम उसको आंसर मार्क कर देंगे। अब चाहे 2:1 बोलो, चाहे 1:2 बोलो। अब यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बोला होता कि फास्टर वाली का पहले बोलना है, स्लोअर वाली का बाद में बोलना है, तो वो अलग बात है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आ गई बात समझ में सभी को? एक बार इसको देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्लियर हो गया है? ओके, ऑल राइट। ठीक है, तो बस स्पीड एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस में इतना ही। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर बेस आप क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें आसान लगेंगी।
इसी के लिए मैंने आपको एक ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को कर लेना और कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर करना। और खुद की तरफ से भी आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक PYQ बुक ले लो। PYQ बुक का मतलब एक ऐसी बुक जिसके अंदर लास्ट 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हो। तो आप कम से कम 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर, कि वैसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। और बाकी हम कल एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, वो आपको ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है हमने, वहाँ पे आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गिविंग मॉक टेस्ट एंड लाइव में कल 12:30 बजे फिर से जुड़ जाना। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू।